Good evening, friends. Today we study about the topic budget, types of budget. हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में पूरा ओवरऑल स्टडी कर लिया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट जो है वो 3 टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहला जो आपका होगा वो होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट अब बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल होते हैं उसकी टोटल रिसिप्ट्स के। टोटल रिसिप्ट्स। तो बैलेंस्ड बजट क्या है? जब जितनी उसके एक्सपेंडिचर है उतनी ही उसकी रिसिप्ट्स है, या जितने रिसिप्ट्स है उतने ही उसके एक्सपेंडिचर है, तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस्ड बजट। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या है? जिसके अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, टोटल रिसिप्ट्स ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है हमारे गवर्नमेंट की रिसिप्ट से, यानी रिसिप्ट ज्यादा है उसकी और एक्सपेंडिचर कम है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम घर का भी बजट बनाते हैं और हम मान के चलते हैं कि हमने जो है 6 मंथ के अकॉर्डिंग 1 लाख जो है डिसाइड किया कि हम 1 लाख का हमारा जो है एक्सपेंशन हो जाएगा ओवरऑल जितने भी हमारे घर के वर्क होते हैं, लेकिन हम जो है उसमें से 90,000 ही एक्सपेंड करते हैं और बाकी जो है 10,000 हमारे बच जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारी सरप्लस कहलाएगा। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स ज्यादा है और उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स कम है तो वो क्या कहलाएगा? सरप्लस बजट। उसके बाद एक तीसरा जो मेन कंसेप्ट आता है वो है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है एक्सपेंडिचर से, यानी उसकी जो टोटल रिसिप्ट्स है वो कम है और उसके गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डेफिसिट बजट। अब जो डेफिसिट बजट है उसके हम कंपोनेंट्स जो है आगे पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिसिट बजट कई टाइप से होता है। जैसे कि एक होता है इसके अंदर ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है इसके अंदर ग्रोस रिवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा और मेन जो कंपोनेंट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो इनके बारे में जो है अब हम स्टडी करेंगे, तीनों टाइप के जो डेफिसिट्स हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे और किस तरीके से जो है हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट सबसे पहले इसमें है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, इनमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी आपको करने में, क्योंकि जैसा नेम से ही शो हो रहा है रिवेन्यू डेफिसिट। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको इसी में जो है क्वेश्चन दिया हुआ आता है, तो आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और रिवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड जो डाटा दिए हुए होंगे और आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि रिवेन्यू जो डेफिसिट है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। इम्प्लीकेशंस मीन्स इसके रिजल्ट क्या होते हैं। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर रिवेन्यू डेफिसिट है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं या क्या उसके जो है इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो इम्प्लीकेशंस और रिजल्ट है वो मैंने पहले से ही राइट कर लिए हैं ताकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी ना जाए। देखिए, अगर रिवेन्यू डेफिसिट है किसी इकोनॉमी के अंदर तो वो क्या शो करता है? इट शोज गवर्नमेंट डिस सेविंग्स। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है
वो डिस सेविंग कर रही है, अपनी सेविंग्स को ही यूज करती जा रही है अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए। सेकेंडली इट शोज दैट गवर्नमेंट यूज अदर सेक्टर्स सेविंग्स फॉर देयर कंजप्शन नीड, यानी अपने कंजप्शन के लिए दूसरे सेक्टर की सेविंग को भी वो यूज करती जा रही है। जैसे एसएलआर वगैरह जो कमर्शियल बैंक में जो रखवाए जाते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट अपने लिए यूज करती है, अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, जो पैसा जो है प्रोडक्टिव नीड के लिए जाना चाहिए, वो अब गवर्नमेंट की कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए जा रहा है। तो इट मीन्स ये शो कर रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। तीसरा ये क्या दिखाता है, बोरोविंग्स फॉर कंजप्शन रिक्वायरमेंट, कि अब जो गवर्नमेंट है वो बोरोविंग भी अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए कर रही है, यानी वो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए जो है बोरोविंग नहीं कर रही है, बल्कि बोरोविंग किसके लिए कर रही है, कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए। उसके बाद फोर्थ है इंक्रीज इंटरेस्ट लायबिलिटीज, यानी वो बोरोविंग करेगी और जो बोरोविंग वो सिर्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए करेगी तो इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो रहा है तो इनकम भी जनरेट नहीं हो रही है, और सारा का सारा जो बोरोविंग है वो क्या क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट की। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब जैसे जैसे उसके रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होते जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए उसको एक्सपेंशन करने थे उनको वो और कम कर देगी, और इस तरीके से जो सोसाइटी वेलफेयर के जो वर्क हैं वो और कम हो जाएंगे। तो ये सारे जो है रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस है, रिजल्ट है, और ये सारे के सारे जो पॉइंट है मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही राइट किए हैं, कोई अलग से नहीं किया है। और बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। सेकंड जो है हमारा कंपोनेंट है वो है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर यानी जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस बोरोविंग्स, यानी इनको जो है हम इनटू के अंदर लेकर करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट जो है हमें टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करने होते हैं इसके अंदर। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन भी आप इसी तरीके से बनाओगे। फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से, कि फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट बाय द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड बोरोविंग्स। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करके हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली फिस्कल डेफिसिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, या गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट के अकॉर्डिंग जो भी बोरोविंग करती है वो कहाँ से करती है, तो वो चीजें जो है इसके मेन कंपोनेंट्स में आते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे। नेट बोरोविंग एट होम, यानी गवर्नमेंट जो भी बोरोविंग अपनी कंट्री से करती है। सेकेंडली बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, जो अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनसे जो भी बोरोविंग करती है वो भी फिस्कल डेफिसिट का ही कंपोनेंट है। उसके बाद बोरोविंग फ्रॉम अब्रोड, यानी एक तो होता है जैसे इंटरनल बोरोविंग और एक होता है एक्सटर्नल बोरोविंग। तो एक्सटर्नल बोरोविंग में बोरोविंग फ्रॉम अब्रोड, और इंटरनल बोरोविंग में कौन सा आ जाएगा, नेट बोरोविंग एट होम, यानी हमारी खुद की कंट्री से कितना बोरो कर रही है और अब्रोड से कितना बोरो कर रही है वो एक्सटर्नल बोरोविंग में आ जाएगा। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है ये फिस्कल डेफिसिट की कंपोनेंट है। उसके बाद इसके जो है इम्प्लीकेशंस हम कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या है इसकी या इम्प्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल डेफिसिट शोज द अनस्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर अनस्टेबिलिटी को शो करता है फिस्कल डेफिसिट की। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा हमारी इकोनॉमी की जो अनस्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा मेन सीरियस प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड क्या हुआ, इट शोज रिवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यानी रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट है, ये जो है इसी से शो होता है। थर्ड क्या दिखाता है, ये डेब्ट ट्रैप को शो करता है, यानी जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता जाएगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेब्ट ट्रैप के अकॉर्डिंग फंसती जाएगी। उसके बाद फोर्थ क्या है, की वेरिएबल इन जजिंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी इकोनॉमी, यानी फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक की वेरिएबल है ये जज करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा कम है इट मीन्स हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो इकोनॉमी की अच्छी है, और जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है इट मीन्स हमारी फाइनेंशियल जो हेल्थ है इकोनॉमी की वो डाउन है। इसके बाद हम कर लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड और लास्ट जो हमारा डेफिसिट टाइप है वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटीज, यानी फिस्कल डेफिसिट में से जितनी भी हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती है उनको निकालने के बाद जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। वी मस्ट नोटेड दैट जो प्राइमरी डेफिसिट है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो फिस्कल इम्बैलेंस है इकोनॉमी के अंदर वो कितना है। तो इस प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने का मेन मोटिव यही है कि इकोनॉमी के अंदर हम फिस्कल इम्बैलेंसेस को दिखा सके। तो इसके बाद जो है हमारी ये 3 मेन टॉपिक बनते हैं इसके अंदर डेफिसिट में। एक था रिवेन्यू डेफिसिट, एक आपका फिस्कल डेफिसिट और थर्ड जो है आपका प्राइमरी डेफिसिट। एक इसके अंदर और जो है कैलकुलेट किया जाता है वो होता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। वो कई बार जो है पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाता है। तो जो है आप अगर करना चाहो तो ये मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको वो टॉपिक भी करवा दूंगी इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जितनी भी नॉन डेब्ट क्रिएटिंग जो एसेट्स हैं उनका जो भी है वो हम उसमें से फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं। तो अगर वो करवाना है तो मैं आपको करवा दूंगी। मेन आपके यही 3 बनते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। थैंक यू वेरी मच।